हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अब श्री कादिया। और आज हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं 6th स्टैंडर्ड की साइंस की बुक्स हमने यहाँ पर स्टार्ट की हुई है और उसमें चैप्टर नंबर 3 आज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, तंतु से वस्त्र तक। ठीक है, बुक्स में ऑलरेडी हमने जैसे बताया कि हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं हम उन चीजों को यहाँ पर बात करेंगे। तंतु की यहाँ पर परिभाषा देखिए कि तंतु क्या है। कोई भी कपड़ा जिससे अगर आप धागा खींचते हैं तो वो जो धागा निकलता है और उस धागे को अगर आप जोर से दबाएंगे, उसके एक सिरे को यहाँ से जोर से दबाएंगे तो उसमें से भी बहुत सारी पतली पतली लड़ियां निकलती है और वो लड़ियां ही क्या कहलाती है? तंतु कहलाती है। कुछ तंतु हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, जैसे रुई और जूट या पटसन से बनने वाले जो पौधे पादप है। रुई तो हमें कपास से मिलती है और जूट जो है वो पटसन के पादप से हमें मिलता है। और कुछ हमें कृत्रिम रूप से भी यहाँ पर धागे प्राप्त होते हैं जो रासायनिक पदार्थों से हमें मिलते हैं। उन्हें संश्लिष्ट तंतु यहाँ पर कहते हैं, जिसकी एग्जाम्पल है पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक। संश्लिष्ट तंतुओं के यहाँ पर उदाहरण है। नेक्स्ट उसके बाद आता है कि रुई। रुई किससे मिलती है? रुई कपास के पौधे से हमें रुई प्राप्त होती है। और कपास के पौधे से यहाँ पर ये देखिए, ये कपास का पौधा है। यहाँ पर ये एक फल जैसा आता है जिसके अंदर जब ये खुलता है तो ये तंतु जो है रुई के जैसे यहाँ पर इसमें बाहर निकल जाते हैं। इन रुई के बीच में क्या होते हैं? कपास के बीज होते हैं। उन कपास के बीजों को रुई से अलग करना कपास ओटना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अपने यहाँ से बनता है, कपास ओटना क्या है? तो कपास और उस कपास के पौधे से जो कपास का बॉल हम तोड़ते हैं उसमें से उसके बीजों को अलग करना और रुई को अलग करना क्या कहलाता है? कपास ओटना कहलाता है। जूट और पटसन। जूट पटसन के पौधे से प्राप्त होता है। जहां पर बारिश ज्यादा होती है वहां पर मुख्यतः ये पौधा मिलता है। जैसे पश्चिमी बंगाल, बिहार, आसाम में इसकी खेती सबसे ज्यादा होती है। ये पटसन के पौधे का यहाँ पर डायग्राम दिया है। इसमें क्या होता है? इसका जो ये तना होता है इसको क्या करते हैं? खूब दिनों तक पानी में गला के रखते हैं जिससे वो तने गल जाते हैं और फिर उनसे पटसन के तंतुओं को हाथों के द्वारा पृथक अलग कर लिया जाता है, यानी इससे धागे बनाए जाते हैं। इस तने से इन तंतुओं का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर सूती धागे की कताई। कताई क्या होती है? ये जो रुई होती है इससे जो धागे बनाने की प्रक्रिया होती है इसको हम क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। कताई का मतलब हो गया, जैसे अगर आप एक हाथ में रुई लेंगे और उसे धीरे धीरे इस तरीके से मोड़ेंगे तो धागे का निर्माण हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कताई कहते हैं और इसके लिए चरखा यहाँ पर काम में लिया जाता है। एक जो लाइन यहाँ पर लिखी है जो जनरली वैसे आने लायक नहीं है, फिर भी भारत सरकार ने 1956 में, कब? 1956 में खादी ग्रामोद्योग की स्थापना की थी, जिससे क्या होता है कि देसी भारत में बनने वाले कपड़ों को जो है वो महत्व मिले। धागे से वस्त्र बनाना, ठीक है। एक तो होता है धागों से वस्त्र बनाने के काम दो तरीके का होता है। पहला तो होता है बुनाई, जिसे वीविंग कहते हैं। बुनाई में क्या होता है? धागे के दो सेट यहाँ पर काम में लिया जाता है। और एक होता है नीटिंग। नीटिंग में क्या होता है? धागे का एक ही जो है सेट वहां पर काम में लिया जाता है। जो हम सलाइयों से स्वेटर बोलते हैं उसको नीटिंग कहा जाता है। और दो धागों को काम लेकर इस तरीके से जो बुनाई होती है उसे वीविंग कहा जाता है। ये क्वेश्चन इसका यहाँ से एक बनता है। नेक्स्ट उसके बाद है वस्त्र सामग्री का इतिहास। यहाँ पर वस्त्र सामग्री का इतिहास की इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे नहीं बनता। ये चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है। इसके क्वेश्चंस आंसर में हम देखेंगे तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें ये है कि रुई रुई और पादप तंतु किससे है? पटसन, ठीक है, जिसे हम जूट भी कह सकते हैं। जूट बनता है पटसन के पादप से और रुई बनती है कपास के पौधे से निकलती है। तो रुई और जूट जो है वो पादप तंतु से प्राप्त किए जाते हैं, जबकि ऊन और जो रेशम, ऊन किससे प्राप्त की जाती है? ऊन भेड़ों से। ऊन जो है भेड़ों से मुख्यतः, हमारे यहाँ मुख्यतः भेड़ों से मिलती है। और जो प्रदेश है जहाँ पर
लंबे बालों वाले जो जीव पाए जाते हैं वहां पर याक से या अन्य जंतुओं से भी, बकरियों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। रेशम जो है, रेशम के कीड़े से जो कुकून बनता है उससे रेशम प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट, इसके बाद जो आपका टॉपिक आता है यहाँ पर वस्तुओं के समूह बनाना। इस चैप्टर में आप देखिए यहाँ पर वस्तुओं के समूह बनाना। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि हम अपने आसपास की चीजों में देखते हैं तो कई चीजें कांच की बनी है, कुछ मेटल की बनी है, कुछ चीजें यहाँ पर प्लास्टिक की बनी है, कुछ कपड़े की, कुछ वूलन की, ये लेदर की। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं जो अलग अलग पदार्थों से यहाँ पर बनी होती है। जो धातु से बनी चीजें होती हैं उन चीजों में क्या होता है, मुख्यतः यहाँ पर चमक पाई जाती है, ऐसा इस चैप्टर में यहाँ पर बताया गया है। पदार्थ के गुण में जहां पर बात हुई है उसमें यही बात हुई है कि धातु में क्या होती है, चमक होती है, यानी धातुएं चमकीली होती है। नेक्स्ट आपका इसमें जो आता है वो आता है यहाँ पर कठोरता। तो जो चीजें आसानी से संपीड़ित हो जाती है वो कठोर कहलाती है। जो चीजें आसानी से संपीड़ित हो जाती है वो कोमल कहलाती है, और जिन्हें आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता वो पदार्थ कौन से कहलाते हैं, कठोर पदार्थ यहाँ पर कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है विलय और अविलय। वे पदार्थ जो पानी में घुल जाते हैं वो विलय कहलाते हैं, जैसे चीनी है, नमक है, ये सब विलय हैं। जबकि जो पदार्थ पानी में नहीं घुलते वो अविलय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे बालू, रेत है, लकड़ी का बुरादा है। इन सबको अगर आप पानी में घुलोगे तो वो पानी में अविलय होंगे, यानी ये जो है वो अविलय है। और दूसरा ये जो पानी में घुल जाता है वो आपका क्या कहलाता है, विलय पदार्थ यहाँ पर कहलाता है। नेक्स्ट आपका आता है विलय और अविलय के बाद में इसमें संतृप्त पदार्थ के बारे में इसमें बताया है कि एक लिमिट के बाद जब चीजें पानी में घुलना बंद हो जाती है तो वो जो विलयन है वो क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। इसमें बीच में दिया है कि संतृप्त विलयन क्या होता है, जब विलयन में आप, जैसे पानी का एक गिलास है, ठीक है, उसमें आप नमक घोल रहे हैं, एक लिमिट के बाद में उस पानी में नमक घुलना बंद हो जाएगा तो ये विलयन जो है आपका वो कौन सा कहलाएगा, संतृप्त विलयन आपका यहाँ पर कहलाएगा। पारदर्शिता की जहां पर इसमें बात की है तो पारदर्शिता में 3 यहाँ पर एस्पेक्ट बताए हैं। पहला तो है अपारदर्शी, जिसमें चीजें हमें आर पार दिखाई नहीं देती। दूसरा है पारदर्शी, जिसमें हम आसानी से आर पार देख सकते हैं। और तीसरा आता है पारभासी, जिसमें हम आंशिक रूप से एक से दूसरी तरफ देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है तेल वाला कागज। जब कोई कागज है उसके ऊपर तेल या घी का छींटा पड़ जाता है या लग जाता है, उससे जब हम आर पार देखने की कोशिश करते हैं तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है, यानी चीजों की दूसरी तरफ के हिस्से से चीजें हमें हल्की फुल्की दिखाई देती है। तो वो जो हिस्सा आपका कहलाता है वो क्या कहलाता है, पारभासी आपका हिस्सा कहलाता है। ये कुछ शब्द इसमें जानने लायक थे। नेक्स्ट आपका इसमें जो चैप्टर आता है इसमें क्वेश्चंस यहाँ पर कुछ खास दिए हुए नहीं है। पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थों को हम कितनी तरीके से अलग अलग करते हैं उसमें यहाँ पर दिया हुआ है। पहला है, जैसे चाय पत्ती का एग्जाम्पल दिया है तो उसे हम छलनी से छान रहे हैं, तो ये जो प्रक्रिया है आपकी ये क्या कहलाती है, छानना कहलाती है। दूसरा आपका यहाँ पर ये देखिए, तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, दूध या दही का मथ के मक्खन निकालना। तो ये किसकी वजह से होता है, तो ये आपका होता है अपकेंद्रीय बल की वजह से होता है। किस वजह से होता है, अपकेंद्रीय बल की वजह से होता है। नेक्स्ट आपका इसमें आता है किस विधि से आप और अलग करते हैं, तो यहाँ हम देखेंगे हस्तचयन पृथक्करण की विधियां यहाँ पर बताई है। हाथ के द्वारा जब हम किसी भी आवश्यक चीज से अनावश्यक चीजों को बाहर निकालते हैं वो चीज क्या कहलाती है, हस्तचयन कहलाती है। जैसे अनाज से कंकर को निकालना, तो ये जो कंकर है वो क्या है, वो अनावश्यक है और इससे हम क्या कर रहे हैं, हमारे आवश्यक अनाज को बाहर निकाल रहे हैं। तो ये जो प्रक्रिया है आपकी ये क्या कहलाती है, हस्तचयन यहाँ पर कहलाती है। थ्रेशिंग क्या होती है, थ्रेशिंग जब खेत में गेहूं के पौधे या जो
चावल के पौधे हैं, सूखे पौधे, उनमें से अनाज को या धान को जो बाहर निकालते हैं उसे हम थ्रेशिंग कहते हैं। ठीक है, थ्रेशिंग का मतलब धान या अनाज को सूखे डंडे या सूखे पौधों से बाहर निकालना क्या कहलाती है? थ्रेशिंग कहलाती है। निष्पावन, निष्पावन का मतलब है हवा से अनावश्यक भूसे को अलग करना और अनाज को अलग करना। आपका क्या प्रोसेस कहलाता है? निष्पावन कहलाता है। ये वर्ड आप याद रखना, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी के एग्जाम में भी। निष्पावन क्या है? तो निष्पावन है हवा से भूसे को अलग करना और अनाज को अलग करना। आपका क्या कहलाता है? निष्पावन कहलाता है। चालन क्या होता है? छान कर मोटी चीज को पतली चीज को अलग करना। यदि दो चीजें हैं जिसमें एक की आकृति बड़ी है और दूसरे की आकृति अगर छोटी है तो हम क्या करेंगे? छान कर या चाल कर उसको हम अलग कर देंगे, जैसे रेत से कंकड़ को अलग करना। अवसादन, निस्तारण या निस्यंदन। अब ये चीजें क्या है? अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, जैसे कोई पानी का ग्लास है, उसके अंदर हमने मिट्टी घोल दी। थोड़ी देर अगर हम इस ग्लास को एज इट इज ऐसा का ऐसा पड़ा रहने देते हैं तो ये मिट्टी जो है वो यहाँ पर पेंदे में बैठ जाती है। मिट्टी जो है यहाँ पर पेंदे में बैठ जाती है। तो ये जो मिट्टी का पेंदे में बैठना है, ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है निस्यंदन। ठीक है, सॉरी, अवसादन। मिट्टी का पेंदे में बैठना आपका क्या कहलाता है? अवसादन कहलाता है। और जब ये पेंदे में मिट्टी बैठ जाती है तो हम ऊपर से पानी के ग्लास से पानी को अलग कर लेते हैं दूसरी ग्लास में। तो ये जो तरीका है पानी निकालने का, इसको क्या कहते हैं? निस्तारण कहते हैं। अब कई बार क्या होता है कि ये तो बड़े कण हैं जो पेंदे में बैठ जाएंगे। कई बार क्या होता है कि कण पानी के अंदर घुलनशील रहते हैं। तो जो कण पानी के अंदर घुलनशील रहते हैं उनको इस तरीके से अगर वो अगर पेंदे में नहीं बैठते तो उनको किस तरीके से अलग किया जाएगा? उनको छान कर अलग किया जाएगा। जैसे कि चाय हम बनाते हैं तो उसको छन्नी में हम छान देते हैं, तो चाय की जो पत्ती है वो ऊपर छन्नी में रह जाती है और हमारी चाय नीचे आ जाती है। ये जो प्रक्रिया है फिल्टर करने की, ये आपकी क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया आपकी कहलाती है निस्यंदन कहलाती है। ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? निस्यंदन कहलाती है, जिसे फिल्ट्रेशन भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आपका आता है यहाँ पर कौन सा प्रोसेस है? वाष्पन। वाष्पन की प्रक्रिया में क्या होता है कि दो जो घुलनशील चीजें हैं, यानी वो आपस में घुल चुकी है, उनको आप पृथक अलग अलग नहीं देख पा रहे हैं, तो इन प्रक्रियाओं को हम क्या करते हैं? कई चीजों को हम वाष्पन की प्रक्रिया से अलग करते हैं। जैसे नमक युक्त पानी है, उसको हम अगर एक बीकर में गर्म करेंगे तो जो पानी है वो भाप बन के उठ जाएगा और जो नमक है वो पेंदे में बच जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है आपकी, ये क्या कहलाती है? वाष्पन की प्रक्रिया कहलाती है। ये समुद्र से नमक प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो कौन सी है? वाष्पन की प्रक्रिया है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पदार्थों के पृथक्करण करने में वाष्पन और संघनन। दोनों ही एक दूसरे की पूरक प्रक्रियाएं हैं। जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो वो भाप के रूप में उड़ता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं वाष्पन। जब यही भाप ठंडी होकर वापस द्रव रूप में परिवर्तित हो जाती है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? इस प्रक्रिया को हम संघनन कहेंगे। बारिश का होना वाष्पन और संघनन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट इसके बाद आता है संतृप्त विलयन, जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि किसी भी लिक्विड में या जल जिसे हम कहते हैं आदर्श विलायक जिसमें हमने लिया है जल को, किसी भी जल में एक लिमिट तक, एक मात्रा तक, एक सीमा तक कोई भी चीज घुल सकती है, चाहे वो शक्कर हो या नमक हो। उसके बाद उसमें वो चीज नहीं घुलती, घुलना बंद हो जाती है। तो इस तरीके का जो विलयन है जिसमें फिर विलेय की मात्रा आप कितनी भी बढ़ा दे पर वो घुलेगी नहीं, वो क्या कहलाती है? संतृप्त विलयन कहलाती है। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे, इसके बाद धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि कौन सी है?
तो धान के दानों को पृथक करने की विधि है आपकी थ्रेसिंग। किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है, ये तरीका कौन सा है? तो ये तरीका आपका निस्यंदन का तरीका है। समुद्र के जल से नमक को अलग करना वाष्पन की प्रक्रिया से अलग होता है। और अशुद्धियां तल में बैठ गई और उसके बाद स्वच्छ जल को ऊपर से निकाल दिया, तो ये जो प्रक्रिया है वो आपकी कौन सी कहलाती? अवसादन कहलाती है। नेक्स्ट आपका है इसके बाद में टॉपिक हमारे चारों ओर के परिवर्तन। हमारे चारों ओर के परिवर्तन, इस चैप्टर में सिर्फ इतना बताया गया है कि हमारे चारों ओर के होने वाले परिवर्तन में कौन से परिवर्तन उत्क्रमित है और कौन से परिवर्तन अनुत्क्रमित है। उत्क्रमित परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जिसमें प्रक्रिया खत्म होने के बाद में वह पुनः अपनी वास्तविक स्थिति में लौट आता है। जैसे कि हमने किसी गुब्बारे में हवा भरी और वह पुनः अपनी पोजीशन में, हवा निकलने के बाद पुनः गुब्बारा वैसा का वैसा हो जाता है, तो उत्क्रमित परिवर्तन हुआ। जबकि अनुत्क्रमित में क्या हुआ कि आटे को हमने गूंथ के उसकी रोटी बना दी, रोटी का अगर हम वापस आटा बनाना चाहें तो वह मुश्किल है। इसे अनुत्क्रमणीय भी बोल दीजिए या अनुत्क्रमित इसमें शब्द दिया है, इसलिए मैं उसी शब्द का उपयोग करना सही समझूंगी कि अनुत्क्रमित परिवर्तन है। क्वेश्चन आपका यहाँ इससे बनता है कि धातु की रिंग जो है वो बैलगाड़ी के पहिए पर किस तरीके से चढ़ाई जाती है। तो जो लोहे की रिंग होती है इसको पहले गर्म किया जाता है, जिससे क्या है लोहा फैल जाता है और यहाँ पर ये रिंग आसानी से चढ़ जाती है। जब ये लोहा ठंडा होता है तो ये धातु वापस सिकुड़ जाती है और इससे यहाँ पर इस पूरे पहिए पर ये जो रिंग है वो अच्छी तरीके से चिपक जाती है। नेक्स्ट इसके बाद है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की इसमें बात नहीं की गई है, पर मुख्यतः इसका कहने का मतलब यही है कि कौन से परिवर्तन है जो भौतिक परिवर्तन है। तो जो मोम का पिघलना है वो भौतिक परिवर्तन है और दूध से दही का जमना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट जो 7th स्टैंडर्ड की क्लास है उसके अंदर ये चीज काम आएगी। नेक्स्ट इसके बाद आपका वीडियो आता है पौधों को जानिए। तो पौधे में यहाँ पर 3 बातें बताई गई है कि पौधों के कितने प्रकार हैं। 3 प्रकार है, शाख, झाड़ी और वृक्ष। जो पौधे छोटे होते हैं, जिनके तने नाजुक होते हैं, हरे रंग के होते हैं, वो शाख कहलाते हैं। झाड़ी वो पौधे होते हैं जो थोड़े बड़े होते हैं इस तरीके के, जिनके तने हल्के भूरे होते हैं और वो इतने मजबूत नहीं होते मगर मजबूत होते हैं। तुलनात्मक रूप से शाक की तुलना में झाड़ी मजबूत होती है और पेड़ जो होता है उसमें इस तरीके का कठोर तना पाया जाता है और उनकी लंबाई कम से कम 8 से 10 मीटर तक होती है, वो वृक्ष कहलाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में आपके आता है विसर्पी लता। वे पेड़ या वे पौधे जो सीधे नहीं खड़े रह सकते और इस तरीके से जमीन पर फैलकर अपने बढ़ते हैं, वो पौधे विसर्पी लता कहलाते हैं। जबकि आरोही लता वो बेल होती है या वे पौधे होते हैं जो किसी डंडे के सहारे या तंतु के सहारे ऊपर चढ़ते हैं, वो आरोही लता कहलाती है। तने का कार्य क्या होता है? तने का कार्य होता है जो जल होता है नीचे का उसे पत्तियों तक पहुंचाना, मगर ये जड़ की सहायता के बिना मुश्किल है। तो मुख्यतः जड़ में केशिकाएं पाई जाती है, जिनकी वजह से क्या होता है, जो जड़ से पानी है वो तने में ऊपर चढ़ता है और तने के खुले सिरे का यहाँ पर दृश्य देखिए, केशिकाएं पाई जाती है जिनसे तना जो है पौधे के समस्त भागों में पानी का वितरण करता है। पत्ती की बात करें तो पत्ती में ये जो पार्ट होता है तना होता है। तना और पत्ती जिस हिस्से से जुड़ी रहती है वो पर्णवृत्त कहलाता है। ये जो पार्ट है आपका ये पटल है। इसके बाद में आप इस पत्ती में देखेंगे ध्यान से तो इसकी मध्य में एक ये शिरा है, इसे मध्य शिरा कहते हैं। इस तरीके का जो इसमें जो स्ट्रक्चर पाया जाता है इसे क्या कहते हैं? शिरा विन्यास कहते हैं।
ये शिरा विन्यास भी दो तरीके का होता है। जिन पत्तियों में इस तरीके का जालिका नुमा शिरा होता है, विन्यास पाया जाता है, उन्हें जालिका रूपी शिरा विन्यास कहते हैं। जबकि कुछ पत्तियां ऐसी होती है जिनमें समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है, जैसे घास का पौधा है, इसमें शिरा विन्यास इस तरीके का पाया जाता है। तो ये जो है वो कौन सी कहलाती है? समानांतर रूपी शिरा विन्यास कहलाती है। ये जालिका रूपी शिरा विन्यास है और ये समानांतर रूपी शिरा विन्यास है। पत्तियां जो है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करती है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में ये पर्णहरित की सहायता से पौधे के लिए भोजन का निर्माण करती है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, इसलिए हम कहते हैं कि पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। ये जो टेस्ट है आपका, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट टेस्ट है। आयोडीन के विलयन में जब पत्ती को रखा गया तो पत्ती का कलर कैसा हो गया? बैंगनी हो गया। इसका मतलब पत्ती में क्या उपस्थित है? कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। तो कार्बोहाइड्रेट जल, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका भी ये उपयोग करती है और कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति में क्या करती है? ये पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके ऑक्सीजन का निर्माण यहाँ पर करती है। जड़ें दो प्रकार की होती है, एक तो होती है मुसला मूल और एक होती है रेशेदार मूल। मुसला मूल जो है उसमें एक मुख्य मूल होती है, ठीक है, और उसके साथ में सहायक मूल यहाँ पर निकली रहती है। तो इस तरह की मूल को, जो सहायक मूल है, इसको कहते हैं पार्श्व जड़ और मेन जड़ जो होती है इसको कहते हैं मुसला जड़, ठीक है। इसके अलावा दूसरी होती है रेशेदार जड़, जिसमें मुख्य जड़ नहीं होती। इसे झकड़ा जड़ भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सारी जड़ें जो होती है इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। तो इस तरीके की जड़ को रेशेदार जड़ कहा जाता है या फिर जकड़ा जड़ भी कहा जाता है। पुष्प की यहाँ बात करेंगे तो पुष्प का जो ये वाला पार्ट है आपका, ये बाह्य दल है और इसके अंदर जो है ये पंखुड़ियां हैं। पुष्प में दो तरीके के पार्ट पाए जाते हैं, एक तो होता है पुंकेसर, एक होता है स्त्री केसर। स्त्री केसर बीच में एक तरीके का इस तरीके से मोटा पार्ट होता है जिसे स्त्री केसर कहा जाता है और चारों तरफ इस तरीके से छोटी छोटी तंतुनुमा स्ट्रक्चर होती है जिन्हें पुंकेसर कहा जाता है। पुंकेसर के ऊपर की तरफ क्या होता है? पराग कोश होता है। यहाँ पर पुंकेसर का भाग दिया है, ये तंतुनुमा स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर क्या है? पराग कोश यहाँ पर स्थित है। स्त्री केसर के भाग को अगर हम देखें, स्त्री केसर का भाग इस तरीके का होता है और इसके अंदर क्या होता है? अंडाशय होता है, वर्तिकाग्र होता है और वर्तिका होती है। सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है वो वर्तिकाग्र कहलाता है। अंडाशय और वर्तिकाग्र को जोड़ने वाला पार्ट वर्तिका कहलाता है और ये वाला पार्ट आपका कहलाता है अंडाशय। अंडाशय को यदि हम अनुप्रस्थ काट से देखें तो वो कुछ इस तरीके से नजर आती है, दानेनुमा संरचना। और यहाँ पर लंबाई में अनुदैर्ध्य काट में अगर हम काटेंगे तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये बीज नुमा यहाँ पर स्ट्रक्चर नजर आती है जिसे हम कहते हैं बीजांड। नेक्स्ट इसके बाद में इस चैप्टर में बस इतना ही, ये सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। शरीर में गति, ये जो चैप्टर है ये अब आपकी जूलॉजी का चैप्टर है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।